गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 8। टॉपिक रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में जानकारी लेने से पहले कुछ इससे पूर्व आने वाले संख्या के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेंगे। जैसे आप जानते हैं, इनमें से पहली संख्या है प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, हम इसके बारे में जानकारी लेंगे कि प्राकृतिक संख्या यानी कि जिसे हम गिनती के रूप में लेते हैं, काउंटिंग करते हैं, जैसे गिनती के रूप में हम लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 सो ऑन अनंत तक। इस प्रकार हमारे पास दूसरी संख्या है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको कहेंगे? पूर्ण संख्या के बारे में हम लेंगे। पूर्ण संख्या को जो होल नंबर W से शो करते हैं, तो ये संख्या यानी कि जब हम प्राकृतिक संख्या में 0 ऐड कर देंगे, 0 से स्टार्टिंग करेंगे, 0 1 2 3 4 सो ऑन अनंत, तो हम इसे पूर्ण संख्या कहेंगे। और तीसरा है हमारा पूर्णांक। इसको इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं, I से शो करते हैं। I इक्वल टू, इसमें 3 प्रकार के संख्याएं आती हैं। जैसे सबसे पहले बीच में 0 होता है, 0 मिड पॉइंट पे होता है, और 0 से 0 में जब हम एक एक संख्या ऐड करेंगे जो कि प्लस में आएगा, दाएं ओर बढ़ेंगे, +1 +2 +3 सो ऑन। इसी प्रकार 0 में हम जब एक एक घटाते जाएंगे, -1 -2 -3, तो ये इस प्रकार के 3 प्रकार के जो है संख्याएं आती हैं, 0, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये संख्याएं हैं। इन अलग अलग 3 प्रकार के संख्या के अंतर्गत हम एक अलग प्रकार के संख्या के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे, जो कि परिमेय संख्या, जिसे हम कहेंगे रेशनल नंबर कहेंगे। परिमेय संख्या जैसे कि एक प्रोजेक्ट के माध्यम से आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। परिमेय संख्या की जानकारी देंगे कि ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं, जिसे कि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि बोलने का मतलब परिमेय संख्या एक भिन्नात्मक है, जिसमें अंश और हर के रूप में लिखा जाता है। और यहाँ पे अगर हम मानते हैं कि P और Q अगर 2 पूर्णांक है, तो इन दोनों पूर्णांकों को हम भिन्न के रूप में P/Q के रूप में लिखते हैं, तो ये परिमेय संख्या कहलाएगी। और साथ साथ इसके लिए एक शर्त ये है कि इसमें जो इसका हर है वो हर 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात इसका जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए, भले उसका अंश 0 हो जाए। क्योंकि अंश अगर 0 होता है तो पूरा टर्म्स जो है, यानी कि P, जैसे हमने P/Q लिखा, अगर हम Q की जगह पे अगर 0 लिख देते हैं और नीचे अगर Q है, तो ये पूरा टर्म्स 0 के बराबर हो जाएगा। और 0 अपने आप में एक पूर्ण संख्या के साथ साथ एक परिमेय संख्या भी कहलाती है। इसलिए कहने का मतलब है कि इसका हर 0 नहीं होना चाहिए, भले इसका अंश 0 हो जाए। तो ये एक परिमेय संख्या की एक परिमेय संख्या की परिभाषा है। और परिमेय संख्या के अंतर्गत इसके एग्जाम्पल और क्या क्या हो सकते हैं, तो परिमेय संख्या के एग्जाम्पल जो है, जैसे बहुत सारे यहाँ पे परिमेय संख्या की हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा सकते हैं। जैसे यहाँ पे है 0 -2 4, और साथ साथ जो है हमें से P/Q के रूप में, जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पे 2/3, तो एक P/Q के रूप में भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये सारे परिमेय संख्या के उदाहरण है। परिमेय संख्या को और स्पष्ट जानकारी के लिए इसके कुछ गुणधर्म होते हैं। जैसे पहला गुणधर्म यहाँ पे बताया जा रहा है कि परिमेय संख्या योग, व्याकलन और गुणन की सक्रियाओं के अंतर्गत समृद्ध है। यानी बोलने का मतलब है कि जब हम 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो उसका योगफल जो आता है वो भी एक परिमेय संख्या ही कहलाता है। इसी प्रकार से 2 हम परिमेय संख्या को जो हम घटाते हैं तो उसका जो अंतर आता है वो भी एक परिमेय संख्या होता है। और दूसरी बात, जो परिमेय संख्याओं की हम 2 परिमेय संख्याओं को हम जब गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल भी एक परिमेय संख्या के अंतर्गत समृद्ध होता है। ये पहला इसकी कंडीशंस है। अगर चाहो तो हम इसे स्पष्ट देख भी लेते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर माना हमने 2 परिमेय संख्या ले लिया, जैसे 1/2, अगर इसमें हम 1/4 यानी कि 2 परिमेय संख्या को अगर हम जोड़ते हैं तो देखते हैं कि क्या
इसमें परमेय संख्या ही आ रहा है। जैसे इसका लासफल लिया हमने 4 आया, फिर यहाँ पे 2 प्लस 1 तो 3/4 आ रहा है। तो 3/4 की जो कि एक परमेय संख्या ही कहलाएगा। इसी प्रकार 1/2 में अगर हम 1/4 को घटा रहे हैं तो ये 2 ऋण 1/4 यानी कि 1/4 ही आ रहा है, जो कि एक परमेय संख्या कहलाएगा। अभी देखिए परमेय संख्या ही आ रहा है। अगर 1/2 में अगर हम 1/4 से गुणा करते हैं तो क्या होता है, ये 1/8 आ रहा है, जो कि एक परमेय संख्या आ रहा है। तो ये देखिए नियम के समृद्ध हो रहा है। ये इस प्रकार से जो हमने नियम ऊपर बताए हैं, इस नियम के अंतर्गत समृद्ध हो रहा है। अब इसका जो अगला नियम है, वो अगला नियम हमारे पास ये आ रहा है कि परमेय संख्याओं के लिए योग और गुणन की सक्रियाएं, 2 सक्रियाएं होती है, एक क्रम विनिमय के नियम, दूसरा साहचर्य के नियम। क्या ये दोनों नियम परमेय संख्या को सिद्ध करता है या परमेय संख्या की को जो है सत्यापित करता है कि नहीं करता है, इसके लिए देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि -13/17 गुणा गए 2/7, और इसके दाएं पक्ष में हम देख रहे हैं कि -2/17 को आगे कर रहे हैं और -13/17 को पीछे कर रहे हैं। तो क्या इन दोनों का गुणनफल एक जैसे आता है कि नहीं। तो क्रम विनिमय नियम का जो व्यापक रूप है, क्रम विनिमय नियम का जो व्यापक रूप है, उस व्यापक रूप के अंतर्गत हम देखते हैं कि क्रम विनिमय का जो व्यापक रूप होता है a गुणा गए b बराबर b गुणा गए a। अगर यदि हम कोई 2 धनात्मक पूर्णांक लेते हैं a और b, तो a को जो b से गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल जो आता है, फिर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि b को हम a से गुणा कर रहे हैं, तो इसका गुणनफल जो आ रहा है, दोनों का गुणनफल बिल्कुल एक जैसे आना चाहिए। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो आइए हम इस एग्जाम्पल को प्रश्नावली से एक प्रश्न लिया है और इसको हल करके देखते हैं। जैसे -13/17 गुणा गए -2/7, इन दोनों को जो हम गुणा करते हैं तो आ रहा है माइनस का प्लस, अंश को गुणा कर देंगे, 13 दूनी 26 और 17 17 की 119, तो 26/119 आ रहा है। और इसके बाएं पक्ष को देखते हैं, बाएं पक्ष में -2/7 को आगे लेते हैं, 13/17 को पीछे लेते हैं। जब इसको गुणा करते हैं तो फिर भी ये 26/119 आ रहा है। यानी कि बोलने का मतलब है कि दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष और दोनों का योग एक जैसे आ रहा है। तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है। साहचर्य का नियम जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होता है a गुणा गए b गुणा गए c गुणा गए a गुणा गए b गुणा गए c। अर्थात बोलने के मतलब ये है कि अगर हम दूसरे और यहाँ पे 3 प्रकार के धन पूर्णांक है a b c, तो हम बाएं पक्ष में देख रहे हैं कि शुरू के 2 दूसरे और तीसरे धन पूर्णांकों को गुणा करके पहले वाले धन पूर्णांक से गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल जितना आता है, फिर दाएं पक्ष में पहले और दूसरे धन पूर्णांक को गुणा करके तीसरे धन पूर्णांक से गुणा करते हैं। तो क्या इन दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का गुणनफल एक जैसे अगर आ रहा है तो ये साहचर्य का नियम कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि जो साहचर्य का नियम, एसोसिएटिव जो लॉ है, वो ये सिद्ध करता है कि इसमें साहचर्य नियम में 3 धन पूर्णांकों को लेके चलते हैं और तीनों धन पूर्णांकों को अगर इस क्रम में गुणा करते हैं तो उनका गुणनफल एक जैसे आना चाहिए। तो हमारे पास एक प्रश्न ये है। प्रश्न में देखिए 1/3 गुणा गए 6 गुणा गए 4/3, तो 6 गुणा गए 4/3 को पहले गुणा करते हैं, फिर 1/3 से गुणा करके इसको सॉल्व करते हैं तो देख रहे हैं कि इसका आ रहा है 8/3। इसी प्रकार दूसरे पक्ष में 1/3 को 6 से गुणा करके उसके बाद 4/3 से गुणा करते हैं। देखिए यहाँ पे हल किया गया है तो यहाँ भी 8/3 आ रहा है। अर्थात ये साहचर्य के नियम का भी पालन, गुणन का साहचर्य का नियम का पालन कर रहा है। अब हम कुछ इस प्रकार के एक एग्जाम्पल और लेते हैं जो कि सक्रियाएं, जिसमें कि जो है सक्रियाएं हो रही हैं, गुणा भी हो रही है और प्लस भी हो रहा है, हर प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की सक्रियाएं हो रही है। तो क्या इसमें ये अलग अलग प्रकार की सक्रियाओं को हम प्रमेय संख्याओं को किस नियम पर आधारित, किस नियम के अंतर्गत हम इसे सॉल्व करेंगे ताकि हमारा एक प्रमेय संख्या ही आए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि उचित गुणधर्म के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जैसे हमारे पास ये प्रश्न है 2/3 गुणा गए 2/5 धन 5/2 ऋण 3/5 गुणा गए 1/6। तो इस प्रकार की संख्याओं को कैसे हल करें। तो इसमें कि बहुत सारी सक्रिया हो रही है, गुणा भी हो रही है, योग भी हो रहा है और इसमें अंतर भी, अवकलन भी हो रहा है, व्याकलन भी हो रहा है। तो इस प्रकार की बहुत सारी सक्रिया जब एक साथ हो तो हम उसको किस प्रकार के, कौन से नियम से करते हैं। जैसे आपने की कक्षा 5 में भी पढ़ा, आपने 6 में भी पढ़ा, उसको कहते हैं
बॉडमस के प्रयोग द्वारा जो है हम इसे सक्रिय करते हैं। जब बहुत सारी सक्रिया एक साथ होती है तो उसमें बॉडमस का प्रयोग करते हैं। बॉडमस का मतलब होता है ब्रैकेट ऑफ डिवाइडिंग, मल्टीप्लिकेशंस, ऐड एंड सब्ट्रैक्शंस का प्रयोग करते हुए हम, यानी कि जो क्रियाएं सबसे पहले हो रही है उस क्रिया को हम पहले करेंगे। अगर ब्रैकेट का यूज करना है, ब्रैकेट ऑफ यानी कि पहले ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद अगर उस क्रिया करने के पश्चात हम जो है डिवाइड, डी फॉर डिवाइड यानी कि भाग का काम करेंगे। भाग के बाद फिर मल्टीप्लिकेशन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई का करेंगे, फिर ए फॉर ऐड का प्रयोग करेंगे, और फिर ये एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी कि अंतर या व्याकरण का काम करेंगे। तो हम इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्याओं को जो हम इस प्रकार से लिखते हैं, बॉडमस का प्रयोग करते हैं। बॉडमस का मतलब कि सबसे पहले हम यहाँ पे बीच में जो गुणा का काम हो रहा है, गुणा की जो प्रक्रिया हो रही है, इस गुणा का काम करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे जो है -2 को -2/3 को 2/5 से गुणा करेंगे, तो माइनस यहाँ पे जो है देख रहे हैं हम इसको गुणा कर रहे हैं, तो गुणा करने के पश्चात हमारे पास आया है -2/3 आ रहा है, 2/3 आ रहा है, हमारे पास 2/3 आया है हमारे पास। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, हमने 2/3 गुणा गए 3/5। हमने पहले ऋण ऋण को एक साथ ले लिया। देखिए यहाँ पे ऋण ऋण संख्याओं को पहले हमने एक साथ ले लिया, ऋण 2/3 और हमने गुणा 3/5 को ले लिया है। फिर 5/2 को अलग कर दिया हमने, और फिर यहाँ पे 3/5 गुणा गए 1/4। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के पश्चात हमारे पास ये आता है कि 2/5 धन 5/2 ऋण 1/10 आता है, 1/10 आता है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ रहा है -4 धन 25 -1/10, यानी कि 5, 2 और 10। 5, 2, 10 का जब हम एलसीएम करेंगे, 5, 2, 10 का जब हम एलसीएम करेंगे तो ये जो है हमारे पास 5, 2 और 10 का जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 10 आएगा। इसका एलसीएम 10 आएगा। फिर जैसे हम भिन्नों का जोड़ या भिन्नों का अंतर करके एलसीएम लेके हम सॉल्व करते हैं, ठीक वही तरीका अपनाना है। एलसीएम लेने के बाद फिर जो है 5 का भागा 10 में दिया 2, 2 दूना ऋण 4 हो गया। फिर 2 का भागा 10 में दिया 5, 5 में दिया 25, फिर 10 का भागा 10 में दिया 1। तो सॉल्यूशन हमने जब सॉल्व किया तो 25 - 5/10 आ रहा है, यानी कि 20/10, और 20/10 मतलब 2 आंसर आ रहा है। तो इस प्रकार जब बहुत सारी सक्रिया हो रही है, जोड़ भी हो रही है, गुणा भी हो रही है, भाग भी हो रही है, तो वहाँ पे हम बॉडमस का यूज करके, यानी कि ब्रैकेट ऑफ डिवाइडिंग, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का यूज करेंगे, और इस प्रकार से इस नियम द्वारा इसे हम क्लियर करेंगे। तो इसके पश्चात हमारे पास ये जो हमारा जो नियम था, इस नियम को भी हमने जो है क्लियर करने के पश्चात अब हमारे पास जो अगला जो नियम आ रहा है, वो नियम आ रहा है हमारे पास कि परमेय संख्याओं, तीसरा नियम है परमेय संख्याओं के लिए परमेय संख्या शून्य योज तत्समक है, यानी कि एडिशनल एलिमेंट्स वो कौन सा है। जैसे हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि परमेय संख्या के लिए परमेय संख्या का शून्य, अगर हम परमेय संख्या में परमेय संख्या के लिए परमेय संख्या, यानी कि परमेय संख्या में अगर शून्य ऐड करते हैं तो उसका योगफल परमेय संख्या ही, यानी कि उसका योगफल परमेय संख्या ही आएगा। तो इस प्रकार के तत्व को हम योज तत्समक कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए आपका एग्जाम्पल में दे रखा है, यहाँ पे 2 हमने कोई पूर्ण संख्या ले लिया है। पूर्ण संख्या में जब हम शून्य जोड़ रहे हैं तो उसका योगफल 2 आ रहा है। तो यहाँ पे शून्य क्या हो गया, योज तत्समक कहलाएगा, क्योंकि योज तत्समक मतलब शून्य में अगर हम 2 जोड़ रहे हैं तो इसका योगफल 2 ही आ रहा है। इसी प्रकार पूर्णांक -3 लेते हैं पूर्णांक, उसमें अगर 0 जोड़ते हैं तो उसका योगफल -3 ही आ रहा है। इस प्रकार कोई परमेय संख्या ले लेते हैं -2/7, शून्य में जोड़ते हैं तो इसका योगफल -2/7 आ रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पे जो तत्व जो शून्य है उसको हम योज तत्समक कहेंगे, यानी कि एक परमेय संख्या को दूसरे परमेय संख्या को जब हम जोड़ते हैं तो उसका
योगफल जब वही संख्या आता है तो उसको हम योज तत्समक कहेंगे। यहाँ पे शून्य जो है योज तत्समक के रूप में कार्य करेगा। इसी प्रकार हमारा अगला है कि परमेय संख्याओं के लिए परमेय संख्या एक गुणात्मक तत्समक है। यहाँ पे एक परमेय संख्या, अगर हम किसी संख्या को एक से गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल जब वही संख्या आता है तो एक जो है गुणात्मक तत्समक कहलाएगा। जैसे ऋण 10 को हम एक से गुणा करेंगे तो ऋण 10 आ रहा है तो एक क्या हो गया, गुणात्मक तत्समक हो गया। इसी प्रकार हम एक परमेय संख्या 3/8 लेते हैं। 3/8 को जब हम एक से गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल 3/8 ही आ रहा है। तो यहाँ पे एक जो है हमारा गुणात्मक तत्समक के रूप में कार्य कर रहा है। फिर अगला हमारे पास परमेय संख्या के गुणधर्म हमारे पास एक अगला आ रहा है कि परमेय संख्या 1/b, यहाँ पे a/b है। परमेय संख्या a/b का योज प्रतिलोम -a/b है, जिसको हम विलोमतः सत्य है। बोलने का मतलब है कि a/b जो है, a/b में हम क्या जोड़ें कि उसका योगफल शून्य आना चाहिए। तो जैसे हमने a/b में हम इसका विपरीत विलोमतः यानी कि योज प्रतिलोम -a/b अगर लेते हैं और उन दोनों को ऐड करते हैं तो उसका योगफल शून्य आना चाहिए। तो यहाँ पे परमेय संख्या a/b का योज प्रतिलोम कितना हो जाएगा, -a/b होगा, जैसे यहाँ पे दिया गया है। तो इसे हम संख्या का ऋणात्मक भी कहते हैं। जैसे a/b का ऋणात्मक क्या हो जाएगा, -a/b, और अगर हम -a/b लेते हैं उसका ऋणात्मक क्या हो जाएगा, +a/b होगा। तो यहाँ पे ऋणात्मक क्या है, ये ऋणात्मक का दूसरा नाम योज प्रतिलोम कहलाता है या विलोमतः कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर दो में हम क्या जोड़ें कि इसका योगफल शून्य आ जाए, तो दो में इसका ऋणात्मक यानी कि व्युत्क्रम या इसका जो है एडिटिव क्या कहते हैं इन्वर्स जो है वो -2 लेना पड़ेगा, तभी 0 आएगा। इसलिए 2 का योज प्रतिलोम -2 होगा। -5 का यहाँ पे योज प्रतिलोम +5 होगा, क्योंकि -5 में अगर +5 को ऐड करेंगे तो 0 आएगा। तो इसलिए -5 का जो योज प्रतिलोम हो गया +5 होगा। इसी प्रकार 2/3 का योज प्रतिलोम -2/3 होगा, क्योंकि इसमें 2/3 में अगर -2/3 को ऐड करेंगे तो उसका उसका योगफल आएगा वो 0 आना चाहिए, ये हो जाएगा। इसी प्रकार हम उसके गुणधर्म 6 गुणधर्म पढ़ेंगे। 6वां नंबर कि a/b गुणा के c/b d बराबर 1, यानी कि इन दो अलग अलग प्रकार के हम परमेय संख्या लेते हैं। एक संख्या दूसरी संख्या का व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम लेके गुणा करते हैं तो देख रहे हैं कि गुणनफल 1 के बराबर आना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने परमेय संख्या ab लिया और माना उसका व्युत्क्रम हमने ले लिया c/d, तो c/d को a/b से गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल हमें 1 आना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपको पूछा गया है कि एक प्रश्न ले लिया कि -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको पहले बताया था गुणात्मक प्रतिलोम मतलब इसका व्युत्क्रम, इसका उल्टा। तो -13/19 का उल्टा हो जाएगा -19/13 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ -19/13 होगा, क्योंकि जब हम 13/19 में -19/13 का गुणा करेंगे तो इसका गुणनफल हमेशा 1 आएगा। जैसे यहाँ बताया गया कि ये -19/13 का गुणात्मक प्रतिलोम ये क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है देखिए यहाँ पे, क्योंकि इनका गुणनफल 1 + 1 के बराबर आ रहा है। -13/19 में अगर हम -19/13 का गुणा करते हैं तो इसका गुणनफल +1 आ रहा है। तो इसलिए -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम -13/19/13 होगा। तो मैं आशा करते हैं कि आपने परमेय संख्या और परमेय संख्या के गुणधर्मों को आपने ध्यानपूर्वक समझे होंगे, और इसी के आधार पे इन्हीं को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ गृह कार्य दिया जा रहा है। ऊपर जो है किए गए प्रश्नों के हल की भांति आप गृह कार्य को सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि उचित गुणधर्मों के उपयोग से मान ज्ञान कीजिए। जैसे इससे संबंधित एक प्रश्न आपको ऊपर बताया जा चुका है, उसी के आधार पर आपने इस प्रश्न को हल करना है बोडोमस के द्वारा, कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार की सक्रियाएं हो रही हैं, तो बोडोमस के द्वारा आपने इससे सॉल्व करना है। प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज प्रतिलोम ज्ञान कीजिए। अभी आपको ऊपर बताया गया है योज प्रतिलोम कैसे निकालते हैं। इन दिए गए जो है भाग जो है परमेय संख्या, इनका आपने योज प्रतिलोम ज्ञान करना है। प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञान कीजिए। इन दिए गए संख्याओं का आपने गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञान करना है। ऊपर प्रश्नों को हल किया गया है। प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए
गुण धर्म का नाम लिखिए। जैसे आपको ऊपर सबसे पहले क्वेश्चन बताया गया था, गुण धर्म के आधार पर किस नियम के अंतर्गत इसको हम किस यहाँ पे जो कौन से परिमेय संख्या के कौन से नियम यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, उस नियम को आपने यहाँ पे लिखना है। इसमें कि जो आप देख रहे हैं -4/5 में 1 से गुणा कर रहे हैं, कि 1 को आगे कर रहे हैं, ऋण 4/5 को पीछे कर रहे हैं, तो इनका गुणनफल 1 जैसे आएगा। तो ये किस नियम को शो कर रहा है आपने वो बताना है। दूसरे में भी ऐसे ही किस नियम को शो कर रहा है, तो ये आपने उस नियम को यहाँ पे लिखना है। प्रश्न नंबर 5 है कि 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। तो -7/16 का सबसे पहले आपने क्या निकालना है, इसका रेसिप्रोकल, इसका व्युत्क्रम निकालना है। इसका व्युत्क्रम निकालने के पश्चात तब आप उसको 16/13 से गुणा करेंगे, तब इसका गुणनफल निकलेगा। तो आशा करते हैं कि आपको हमारे दिए गए कार्यों को आपने अच्छी तरह से समझे होंगे, और आशा करते हैं कि साथ ही आशा भी ये भी करते हैं कि दिए गए होमवर्क को आप इसको आवश्यक रूप से करेंगे। अगर इन प्रश्नों में कहीं किसी प्रकार की कोई त्रुटि या किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, तो आप ग्रुप में उस प्रश्न को लिखकर अपनी समस्या को अवश्य बताएंगे। ओके, थैंक्स।